एक रोज ज्ञात हुआ कि आरोही गर्भवती है। उन तीनों के चेहरे पर अलग रौनक छा गई। दीपक और आरोही बहुत खुश थे और उन्हें खुश देखकर सुमन के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सुमन आरोही पर भरपूर प्यार लुटाती, उसकी पूरी देखभाल करती, आरोही को तनिक भी दिक्कत नहीं होने देती। आरोही का जो भी खाने का मन होता सुमन उसे बनाकर देती। उसके पैरों में दर्द होने पर खुद उसके पैरों में तेल की मालिश करती। देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो गए और आरोही ने सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। आरोही ने अपनी बेटी का नाम रोहिणी रखा। रोहिणी के जन्म के पश्चात सुमन ने आरोही और रोहिणी दोनों की बहुत देखभाल की। वो आरोही को बिस्तर से नीचे कदम भी नहीं रखने देती। घर के काम के साथ साथ रोहिणी को भी सुमन संभालती। सुमन रोहिणी को देख देखकर फूली नहीं समाती। उस नन्ही सी जान ने सुमन के झुके हुए कंधों में जान डाल दी। सुमन के जीवन में जो बेटी की कमी उसकी सास के बदौलत आई थी वो उसकी पोती ने पूरी कर दी। सुमन उस पर अपनी सारी ममता लुटाती। डिलीवरी के कुछ समय बाद आरोही ने पुनः अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। खाना बनाने की जिम्मेदारी अब आरोही पर थी और सुमन रोहिणी को संभालती। रोहिणी के साथ सुमन को भी वक्त का कुछ भान नहीं रहता। दोनों दादी पोती अपनी अलग ही भाषा में बतियाते थे। सुमन रोहिणी को देखकर दीपक के बचपन के किस्से आरोही और दीपक को सुनाती थी। घर में सभी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। समय पंख लगाकर बड़ी तेजी से उड़ गया और रोहिणी 9 साल की हो गई। वो इतनी शीघ्रता से बड़ी हुई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। रोहिणी अपने नाम के ही अनुरूप बहुत ही सुंदर, मनमोहक और प्यारी सी थी। उसकी शरारती बातें, चंचलता और चुलबुलाहट इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी का भी मन मोह लेती थी। वो अधिकांश समय अपनी दादी के पास रही, इसलिए उसे सबसे अधिक लगाव भी सुमन से ही था। रोहिणी अपनी दादी से इतना प्रेम करती थी कि उन्हें कोई भी कुछ कहता वो सबसे लड़ने को तैयार खड़ी रहती, लेकिन अपनी दादी के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करती। यही हाल सुमन का था। वो रोहिणी को किसी को नहीं डांटने देती। गलती होने पर वो खुद रोहिणी को समझाती, लेकिन किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करने देती। एक रोज रोहिणी के विद्यालय में माता पिता और शिक्षक की सभा बुलाई गई। रात को सभी साथ खाना खाने बैठे तो रोहिणी कहने लगी, दादी कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया है, तो क्या आप चलोगी मेरे साथ? दीपक ने कहा, पेरेंट्स को बुलाया है बच्चा, दादी को नहीं। रोहिणी बोली, मैं जानती हूँ पापा, लेकिन आपको तो ऑफिस जाना होता है, तो आप तो आएंगे नहीं मेरे साथ। आरोही बोली, तुम्हारे पापा ही तो नहीं आ सकते बेटा, मैं तो आ सकती हूँ ना, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ स्कूल, ओके? रोहिणी हंसते हुए बोली, मम्मा आप चलोगी मेरे साथ? आप तो बिना सपा में जाए कहीं जाती भी नहीं है, फिर मेरे स्कूल में कैसे चलेगी? सुमन ने कहा, गलत बात है बेटा, मम्मा से ऐसे बात नहीं करते, माफ़ी मांगो चलो मम्मा से। रोहिणी बोली, सॉरी मम्मा। आरोही गुस्से में उठते हुए बोली, आप ही ने इसे इतना बिगाड़ रखा है माँ, हमें तो कुछ समझती ही नहीं है ये, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा रखी है आपने इसे। सुमन बोली, वो बच्ची है बेटा, जैसा देखेगी वैसा बोलेगी। आरोही बोली, ज़्यादा इसकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है माँ, ये जो इसकी हरकतें हैं ना आपसे ही मिली है इसे। दीपक गुस्से में बोला, तुम दोनों सास बहू के झगड़े कभी ख़त्म होंगे या नहीं? आदमी चैन से खाना भी नहीं खा सकता घर में। आरोही बोली, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी माँ को समझाओ ना, जो हर वक्त मेरी बेटी को अपने साथ साथ लिए फिरती है। सुमन भरी आंखों से बोली, तुम्हारी बेटी क्या मेरी कुछ भी नहीं लगती? दीपक बोला, माँ प्लीज़ अब आप ये रोना धोना शुरू मत कीजिए, सारा दिमाग खराब करके रख दिया। रोहिणी कान पर हाथ रख चीखते हुए बोली, बस चुप कीजिए आप सब। मम्मा आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं दादी पर? मैं जब भी आपको अपने साथ स्कूल चलने को कहती हूँ तो आप खुद दादी को मेरे साथ भेजती हैं, और आज मैंने दादी को ही बोल दिया तो आप दोनों
इतना गुस्सा करने लगे। दीपक बोला, रोहिणी बिहेव योर सेल्फ, अपनी माँ से कोई ऐसी बात करता है क्या? सॉरी पापा, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। आप दोनों के पास कभी मेरे लिए टाइम नहीं होता। दादी ही मुझे स्कूल के लिए तैयार करती है, दादी ही मुझे घर पर पढ़ाती है, दादी ही मेरे स्कूल में जाती है। फिर आज मम्मा इतना गुस्सा क्यों कर रही है? सिसकते हुए बोली, मैं कभी मम्मा से बात करने जाती हूँ, कुछ पूछती हूँ तो वो हमेशा मुझे या तो डांट देती है या अपने फ़ोन में अपनी फ्रेंड से बातें करने में लगी रहती है। मम्मा हर वक्त मुझ पर बस गुस्सा करती है। रोहिणी रोते हुए सुमन से लिपट गई और सुमन कहने लगी, तुम दोनों में इतनी समझ नहीं है ना कि छोटे बच्चों के सामने कैसे पेश आना चाहिए? क्या इज्जत रहेगी बच्चे के मन में बड़ों के लिए? क्या असर पड़ेगा उसके कोमल मन पर? कुछ तो लिहाज किया होता उसकी उम्र का। सुमन आज पहली बार गुस्से में बोली और रोहिणी को चुप कराने लगी। दीपक ने अपनी नज़रें झुका ली। सुमन की बातें और उसकी रोहिणी से नज़दीकियाँ आरोही के दिल में शूल की तरह चुभने लगी। उसे लगा जैसे सुमन उसकी बेटी को उससे दूर कर रही है। वो अपनी कमी को सुधारने की बजाय सुमन को दोषी मान बैठी। आरोही ने गुस्से में रोहिणी का हाथ पकड़कर सुमन से दूर अपनी ओर खींचा और रोती हुई रोहिणी को लगभग घसीटते हुए उसके कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। आरोही बहुत गुस्से में थी और रोहिणी रोते हुए बार बार बोल रही थी, मम्मा छोड़िए मुझे, प्लीज़ मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए ना मम्मा। आरोही उस पर बरसते हुए बोली, दर्द हो रहा है तुझे अब? हाँ, बाहर तो बड़ी कैंची से जुबान चल रही थी तेरी, दादी की बड़ी चमची बन रही थी बाहर तो। अब बताती हूँ तुझे मैं, आज तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। दादी दादी कहना भूल जाएगी आज तू, ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है माँ ने तुझे, आज मैं तुझे लाइन पर लाती हूँ। इतना कहते हुए आरोही ने एक तमाचा रोहिणी के नाजुक गाल पर जड़ दिया। क्रोध में वो इतनी अंधी हो गई कि अपनी ही बेटी पर हाथ उठाने में एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं कांपा। आरोही उस पर चिल्लाते हुए बोली, आज के बाद मुझे अपनी दादी के साथ नज़र भी आई ना तुम तो एक थप्पड़ और लगेगा, समझी? खबरदार, जो उनके पास भी गई तो बिगाड़ कर रख दिया है बिल्कुल। खुद को तो बच्चे संभालने नहीं आते और मुझे ज्ञान देने चली है। आरोही पैर पटकते हुए गुस्से में उसके कमरे से चली गई और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। दीपक उसके पास आकर कहने लगा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो आरोही? प्लीज़ शांत हो जाओ यार। मुझे शांत करने की बजाय अपनी माँ से जाकर कहो कि वो रोहिणी से दूर रहे। आरोही गुस्से में लगभग चीखते हुए बोली। दीपक बोला, मैं समझा दूंगा माँ को, लेकिन तुम पहले शांत हो जाओ और ये बताओ रोहिणी कैसी है? आरोही बोली, ठीक है वो, आज उसे अच्छे से सबक सिखाया है, कुछ दिन अकल ठिकाने रहेगी उसकी, बहुत ही बदतमीज होती जा रही है। तुम्हारी माँ ने उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दीपक बोला, वो तुम्हारी भी माँ है आरोही, और उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा रोहिणी को। बच्ची है रोहिणी, समझ जाएगी जैसे जैसे बड़ी होगी। आरोही बोली, अगर तुम यहाँ अपनी माँ की वकालत करने आए हो ना तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना। रोहिणी अब उनके पास नहीं रहेगी, मेरी बेटी है, मैं खुद संभाल लूँगी उसे, समझा देना अपनी माँ को। दीपक जैसे ही उसके करीब जाने लगा, आरोही उठकर अपनी जगह पर जाकर सो गई। दीपक ने उसे इस वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। उसने सोचा, एक बार रोहिणी को देखकर आता हूँ, वो सोई या नहीं। दीपक उसके कमरे में गया और दरवाजे से ही रोहिणी को सोते हुए देखा। रोहिणी सुबकते हुए सो चुकी थी। दीपक दरवाज़ा बंद कर वापस अपने कमरे में जाने को हुआ। उसकी नज़र सुमन पर पड़ी। वो सुमन के पास जाकर कहने लगा, माँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। सुमन उसकी ओर उदासी नज़रों से देखकर बोली, कहो क्या बात करनी है बेटा? दीपक बोला, माँ, आप जानती है आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सुमन बोली, तू सही कह रहा है बेटा। माँ, आरोही को लगता है कि आप रोहिणी को उससे दूर कर रही हैं। सुमन बोली,
मैं भला ऐसा क्यों करूँगी बेटा। हाँ, पोता पोतियों में अपनी औलाद से ज़्यादा मोह होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी दूर कर दूँ। औलाद को खोने का दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। दीपक बोला, क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। सुमन बोली, कुछ नहीं, वो सब छोड़ और ये बता क्या बात करनी थी तुझे मुझसे। दीपक बोला, माँ, अब से आप रोहिणी से थोड़ा दूर रहा करो ताकि वो आरोही के करीब हो सके। कोशिश करना आप भी कि रोहिणी ज़्यादा वक्त आरोही के साथ गुजारे, आपके नहीं। दीपक की बात सुनकर सुमन को गहरा धक्का लगा। दीपक अपनी बात कहकर जाने लगा तो सुमन उसे पीछे से टोकते हुए बोली, तुझे भी यही लगता है क्या बेटा कि मैं रोहिणी को तुमसे दूर कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं जानता, बस जो कहा है आप प्लीज़ वो मान लीजिएगा। दीपक इतना कहकर कमरे से चला गया और सुमन की आंखों में आंसू झरने लगे। दीपक कब इतना बदल गया उसे पता ही नहीं लगा। उसे आरोही के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, ना अपनी माँ और ना अपनी बेटी। सुमन आहे भरते हुए लेटी रही और यूं ही पूरी रात गुजर गई। सुमन हमेशा की तरह सुबह सबसे पहले उठी। उसने सोचा, अभी तो आरोही और दीपक उठे नहीं है, एक बार रोहिणी को देख लेती हूँ। पता नहीं मेरी बच्ची ठीक से सो पाई भी या नहीं। सुमन रोहिणी के कमरे में गई। उसने रोहिणी का गाल देखा जो रात को आरोही के थप्पड़ मारने से लाल हो गया था। जैसे ही उसने रोहिणी के सिर पर हाथ फेरा, वो बुखार से तप रही थी। सुमन ये देखकर घबरा गई। उसने रोहिणी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो कुन्हाते हुए दोबारा सो गई। सुमन जल्दी से ठंडा पानी लेकर आई और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। उसके बाद सुमन ने उसे पानी में घोलकर सोते हुए ही दवाई पिलाई और फिर से उसके सिर पर पट्टियाँ रखने लगी। धीरे धीरे उसका बुखार कम होने लगा। सुमन रोहिणी की देखभाल कर रही थी। आरोही और दीपक जाग गए। मैं जरा रोहिणी को देखकर आती हूँ, कहते हुए आरोही उठकर सीधे रोहिणी के कमरे में चली गई। सुमन को वहाँ रोहिणी के सिरहाने उसकी पट्टियाँ बदलते देख आरोही हैरानी से बोली, माँ आप यहाँ? क्या हुआ रोहिणी को? आप उसके सिर पर पट्टी क्यों रख रही हैं? सुमन ने कहा, रोहिणी को बहुत तेज बुखार था, इसलिए मैं उसके सिर पर ठंडी पट्टी रख रही थी ताकि बुखार कम हो जाए। आरोही बोली, आपने मुझे या दीपक को बताया क्यों नहीं? सुमन ने कहा, तुम दोनों सो रहे थे इसलिए तुम्हें जगाना सही नहीं लगा, मैंने इसे दवाई दे दी है। आरोही बोली, सोए ही तो थे, मरे थोड़ी थे, जगा नहीं सकती थी हमें। सुमन ने रोहिणी के सिर पर कपड़ा रखा और आरोही का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लेकर आई। दीपक भी वहीं हॉल में बैठा हुआ था। सुमन आरोही से कहने लगी, कच्ची नींद में उठने से तुम्हारे सिर में दर्द हो जाता है, याद है या भूल गई? अब उठ गई ना तो अब संभाल लो उसे, मैं नहीं आऊँगी उसके पास। आरोही ने अपनी नज़रें झुका ली। सुमन वहाँ से जाने को हुई, लेकिन कुछ सोचकर रुक गई। वो वापस आरोही और दीपक के पास आकर कहने लगी, वो अभी बहुत छोटी है, अगर उसे प्यार से अपना बनाओगे तो वो खुश रहेगी, नहीं तो तुम उसकी मुस्कान देखने को तरस जाओगे। कल जो भी हुआ और तुमने जो उस पर हाथ उठाया है, उससे बहुत ज़्यादा सहम गई है वो, और इसी वजह से उसे बुखार आया है। आगे से उसके सामने कभी ऐसा कुछ ना हो, इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों की है। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि रोहिणी जितना हो मुझसे दूर रहे। सुमन ने दिल पर पत्थर रख रोहिणी से दूर रहना स्वीकार किया ताकि वो लोग कभी उस मासूम पर गुस्सा ना करे। वो अपने काम में लग गई और आरोही रोहिणी के कमरे में गई। वो खुद उसके सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखने लगी। कुछ देर बाद रोहिणी ने अपनी आंखें खोली तो एक पल के लिए आरोही को देख सहम गई। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? रोहिणी ने अपने सिर पर हाथ रखकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि उसे बुखार है। आरोही बोली, कल के लिए आई एम सॉरी बेटा, प्लीज़ अपनी मम्मा को माफ़ कर दो। रोहिणी कुछ पल खामोशी के बाद बोली, दादी कहाँ है मम?
रोहिणी आरोही के डर से बोलते बोलते रुक गई, लेकिन आरोही ने अभी खुद को शांत रखा और बोली, दादी अभी पूजा वगैरह कर रही है, आती होगी तुमसे मिलने, ओके। रोहिणी ने फीकी सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। आरोही ने कहा, चलो तुम उठकर फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाती हूँ, ठीक है। रोहिणी ने ठीक है मम्मा कहा और उठकर वॉशरूम चली गई। आरोही रसोई में आकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। तब तक दीपक ऑफिस के लिए तैयार हो गया और सुमन भी अपनी पूजा पाठ खत्म करके आ गई। रोहिणी अपने कमरे से आई और उसकी नज़र सुमन पर गई। नादान दिल ममता की ओर खींचने लगा और रोहिणी अपनी दादी के पास जाने को हुई। तभी उसके कानों में आरोही की आवाज़ आई और फिर उसे कल की बात याद आ गई। रोहिणी सुमन के पास ना आकर आरोही के पास चली गई। सुमन मन मसोच कर अपने कमरे में आ गई। दीपक नाश्ता कर अपने ऑफिस चला गया। आरोही के डर से रोहिणी सुमन से कुछ कटी कटी रहने लगी, लेकिन दोनों दूर रहकर जल बिन मछली जैसे तड़पती थी। आरोही कभी रोहिणी और सुमन को एक साथ देख लेती तो उसी वक्त सुमन पर चिल्लाने लगती और उसे खूब खरी खोटी सुनाती। दीपक हमेशा आरोही की तरफदारी करता, वो कभी आरोही को नहीं समझाता। सुमन पूरे दिन अपने कमरे में उदास परेशान सी रहने लगी। अपनी उम्र से पहले उसके कमल समान मुख पर चिंता की लकीरें खिंच गई। 62 की उम्र में वो 75 की लगने लगी थी। आरोही और दीपक खुद भी सुमन से कम बोलते और ना ही रोहिणी को बात करने देते। अकेले एक कमरे में रहते हुए सुमन का दम घुटने लगा था। उसने ऐसी जिंदगी की कल्पना नहीं की। सबसे ज़्यादा पीड़ा उसे अपनी ही संतान के व्यवहार से पहुंची। एक रोज़ दीपक घर जल्दी वापस आया और रोहिणी स्कूल गई हुई थी। सुमन उसे देखकर बोली, अरे दीपक बेटा, आज तो बड़ी जल्दी आ गया ऑफिस से, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? दीपक खुश होकर बोला, माँ मैं ठीक हूँ, नौकरी में मुझे पदोन्नति मिली है माँ। आरोही बोली, सच दीपक? दीपक ने कहा, हाँ आरोही, मैं जिस प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए गया था वो मुझे मिल गया, अब मैं सीनियर बन जाऊंगा। सुमन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा तूने। दीपक ने पैर छूकर सुमन का आशीर्वाद लिया। खूब तरक्की करो बेटा। आरोही बोली, मैं अभी सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। आरोही रसोई में से कुछ मीठा लेकर आई और सबका मुंह मीठा कराया। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। दीपक सुमन के सामने कुछ पेपर्स रखते हुए बोला, माँ अब जल्दी से इन कागज़ों पर अपने साइन कर दो ताकि मैं जल्दी से जल्दी काम शुरू कर सकूं। सुमन ने कागज़ देखते हुए पूछा, ये क्या है और इन पर मेरे साइन क्यों? काम तो तू शुरू करेगा ना, फिर मेरे हस्ताक्षर क्यों चाहिए? दीपक ने कहा, माँ मैंने सोचा है मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाऊंगा, उसके लिए पैसे भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने सोचा हमारा गांव वाला घर बेच देते हैं। सुमन बोली, तू पागल हो गया है क्या? होश में भी है क्या बोल रहा है? वो हमारा पुश्तैनी घर है, हम उसे कैसे बेच सकते हैं? दीपक ने कहा, माँ क्या बुराई है घर बेचने में, हम कौन सा वहाँ जाकर रहने वाले हैं अब? सुमन ने कहा, वहाँ रहेंगे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को बेच दे। दीपक बोला, माँ आप ही तो कहती है ना कि हर काम में बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए और इसके जरिए तो हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आपका बेटा भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आरोही बोली, दीपक बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं माँ, कहते हैं ना बाप दादाओं की संपत्ति बुरे वक्त में ही काम आती है, तो आज दीपक की मदद भी हो जाएगी और बड़ों का आशीष भी मिलेगा। सुमन ने कहा, हरगिज नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे पाने के और भी तरीके हैं। घर बेचने की क्या ज़रूरत है? बैंक से लोन ले लो या किसी से उधार ले लो, घर तो नहीं बेचना पड़ेगा कम से कम। इस शेयर मार्केट में पैसे डूब गए तो हम तो पैसे और घर दोनों से जाएंगे। दीपक बोला, माँ आप समझ नहीं रही, अगर हम किसी से पैसे उधार लें या लोन लेंगे तो उसका ब्याज भी तो भरना होगा माँ। शेयर खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम उधार लेनी पड़ेगी
तो जरा सोचो माँ, उस पर ब्याज कितना ज़्यादा होगा। उधार लेने के लिए भी कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, और हमारे पास उस घर को गिरवी रखने के अलावा और कुछ भी तो नहीं है ना माँ। ऐसे तो घर भी जाएगा, ब्याज के पैसे जाएंगे 100 अलग। प्लीज़ मान जाओ ना माँ, सब दोस्त लगा रहे हैं पैसे, हम भी लगाते हैं ना माँ। घर की कुछ आमदनी तो बढ़ेगी इससे। आरोही भी दीपक की हाँ में हाँ मिलाकर बोली, मान जाओ माँ, क्या करोगी आप इस घर का? खाली पड़े जानवरों का बास हो जाना है उसमें, और कुछ नहीं। इससे तो अच्छा यही है ना कि आप वो घर दीपक को दे दो। सुमन की बहुत सारी यादें, सपने, भावनाएं, जीवन सब उस घर से जुड़ा था। उसके पति की आखिरी निशानी थी वो घर, इसलिए सुमन वो घर किसी को नहीं देना चाहती थी। सुमन ने दीपक को घर देने से साफ इनकार कर दिया। दीपक गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कितनी स्वार्थी माँ है आप। आपको वो घर अपने बेटे से भी प्यारा हो गया ना। जब पापा मरे थे ना, तो सबने कहा था कि पापा के बाद बेटे का हक होता है जायदाद पर, मगर मैंने वो घर आपके नाम कराया ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि आपके पास अपना कुछ नहीं। और आज जब मुझे उस घर की ज़रूरत है तो कितनी आसानी से आपने मना कर दिया ना माँ। बस इतना ही प्यार है ना मुझसे। आप मुझे तरक्की करते, अमीर बनते देखना नहीं चाहती क्या माँ? सुमन बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, तू उस घर पर उधार ले ले पैसे, या मैं तुझे दिलवा दूंगी। पर तू मेरी बात भी समझना बेटा, ये जुआ जैसा बाजार तेरे सारे पैसे खा जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। पैसे लगाने हैं तो सही जगह लगा, मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी। दीपक बोला, कर तो दिया मना, और कैसे मना करेगी अब आप? सुमन बोली, मैं पैसे दिलाती हूँ ना तुझे, मेरे जेवर बेचा, उनसे जो मिले वो लगा लेना अपने काम में। लेकिन वो घर, उससे मेरी यादें, तेरा बचपन, मेरा जीवन सब जुड़ा है बेटा। मेरे मरने के बाद तेरा जो मन हो वो करना उस घर का, पर अभी वो घर नहीं बेच सकते बेटा। दीपक बोला, घर देने से तो मना कर दिया आपने, अब उन जेवरों का क्या करूँगा मैं, और उनसे कौन सी ज़्यादा रकम मिलेगी मुझे? आरोही बोली, माँ आपको ज़रा भी फिक्र नहीं है ना अपने बेटे की? आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? एक घर की ही तो बात है, और वो भी ऐसा घर जिसमें हमें कभी रहना ही नहीं है। मुझे ममता का ज्ञान देती है ना आप, ये है आपकी ममता जो अपने ही बेटे की कामयाबी से जलती है। सुमन रोते हुए बोली, मैं क्यों अपने बेटे से जलूंगी? ये क्या बोल रही हो बेटा? दीपक गुस्से में बोला, आरोही एकदम सही कह रही है माँ। अब तक मैं उसे छोड़कर आपके बारे में पहले सोचता था, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है माँ। वैसे तो बेटा बेटा करती रहती है, और एक घर क्या मांग लिया, आपकी तो जान ही निकल गई, और वो भी तब जब ये घर भी मेरा है और उस पर हक भी मेरा ही है। आरोही बोली, माँ आपको जरा तो सोचना चाहिए, दीपक ऐसे ही तो आपसे वो घर नहीं मांगेंगे ना। उन्हें भरोसा है उनके पैसे नहीं डूबेंगे, तभी तो आपसे घर बेचने के लिए कह रहे हैं। सुमन बोली, तुम लोग समझ नहीं रहे हो बेटा, मैं। दीपक बात बीच में काटते हुए बोला, अब भी हम ही नहीं समझ रहे माँ। वाह, मैं यहाँ इतनी मेहनत करके आपको पाल रहा हूँ, आपके सारे खर्चे उठाता हूँ, आपको सारे आराम देता हूँ जिंदगी के, और आप हैं कि मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती। दीपक की बातों से सुमन का दिल भर गया। उसने बिना देरी के कागज पर दस्तखत किए और उन्हें दीपक के हाथ में रखते हुए बोली, तूने मुझसे मुझे पालने की कीमत मांग ली बेटा, लेकिन अपनी माँ का बेटा होना भूल गया शायद तुम। सुमन रोते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर बिलक बिलक कर रोने लगी। वो राजेश की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए आप, मैं आपके पूर्वजों के उस घर को नहीं बचा पाई। आपके बेटे ने मुझे पालने की, इस घर में रहने की कीमत में मुझसे वो घर मांगा था। आप ही बताइए मैं कैसे इनकार करती। मैंने तो उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर तो बस पैसे का भूत सवार था। किसी की भावनाएं, यादें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। पता नहीं क्या है ऐसा इस शहर में
कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा अब। सुमन रोते हुए राजेश की तस्वीर से बातें करने लगी। वहीं दूसरी ओर आरोही और दीपक इस बात का जश्न मना रहे थे कि आखिरकार उन्हें घर मिल गया। दीपक आरोही से कहने लगा, अब तुम देखना हम कैसे माला माल होते हैं। शेयर मार्केट में इतना पैसा है। माँ तो बेवजह जिद पर अड़ी थी। हम भी अब करोड़ों में खेलेंगे। दोनों घर के कागजों को देखकर बहुत खुश होने लगे। सुमन हर वक्त मुरझाई सी रहने लगी। एक रोहिणी के साथ ही उसे वक्त का पता नहीं लगता था, लेकिन अब तो आरोही ने रोहिणी को भी सुमन से दूर कर दिया था। सुमन की हालत घर में रखे किसी सामान की तरह हो गई थी, जिसे सिर्फ ज़रूरत के समय याद किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था और वापस कोने में रख दिया जाता। सुमन का मन बहुत ज़्यादा व्यथित रहने लगा। तभी एक दिन दीपक ने कहा, माँ हमें गांव जाकर वहाँ जो भी सामान है वो सब बेचना होगा, क्योंकि घर का सौदा हो चुका है। सुमन ने कहा, ठीक है, बता देना जब जाना हो। दीपक बोला, हम कल ही चलते हैं माँ, 2-3 दिन का काम है वहाँ, सारा एक साथ निपटा कर ही आएंगे। सुमन व्यथित मन से कहा, ठीक है। रोहिणी बोली, पापा हमारा कोई और भी घर है? दीपक ने कहा, हाँ बेटा, गाँव में है एक बहुत बड़ा घर जो आपके पापा की दादी और उनकी भी दादी का है। रोहिणी बोली, सच पापा, मुझे भी देखना है पापा वो घर। प्लीज़ पापा, मैं भी चलूँ आपके साथ, प्लीज़ पापा। दीपक कुछ सोचकर बोला, ठीक है, तो फिर हम सभी चलते हैं वहीं। 2-4 दिन में तुझे मैं अपना सारा गांव दिखाऊंगा, देखेगी पापा का बड़ा सा घर। रोहिणी खुश होकर बोली, हाँ पापा, मुझे देखना है। दीपक बोला, ठीक है, तो फिर कल चलेंगे हम चारों गांव, वहाँ घूम फिर कर काम निपटाकर फिर वापस आएंगे। रोहिणी इस बात से बेहद खुश थी और सुमन बहुत उदास थी, लेकिन वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। सभी ने अपना सामान पैक किया और अगली सुबह गांव के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर सुमन वहां की सड़कों, वहां की गलियों, नुकड़ों, हर जगह को देखकर अपनी यादें ताज़ा करने लगी। रोहिणी भी गाड़ी की विंडो से मुंह बाहर कर गांव का वातावरण देख रही थी। वो पहली बार गांव में आई थी। वहां की हरियाली देखते हुए रोहिणी बहुत आनंदित हो रही थी। उसने जैसे ही पूछा, पापा आपका घर कब आएगा? तभी कुछ ही पलों में वो लोग घर के बाहर खड़े थे। सुमन गाड़ी से उतरकर जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंची, उसकी आंखों से आंसू की बूंद जमीन पर गिर पड़ी, मानो उसके आंसू अपने पूर्वजों के चरणों को भिगोकर चरण स्पर्श कर रहे थे। सुमन ने दहलीज को छूकर आशीर्वाद लिया और घर के ताले खोलकर अंदर आई। दीपक आरोही के साथ गाड़ी से सामान उतरवा रहा था और रोहिणी इधर उधर फुदक फुदक कर हर जगह का अवलोकन कर रही थी। रोहिणी इतना तेज बोल रही थी कि उसकी आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ सुन आसपास के लोग देखने लगे। उन्हीं में से एक महिला आकर अपना चश्मा ठीक करते हुए बोली, अरे दीपक बेटा तुम। दीपक ने पलटकर देखा तो सामने कविता काकी खड़ी थी। आपने पहचान लिया मुझे काकी? कहते हुए दीपक ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, सदा खुश रहो। दीपक ने कहा, काकी इससे मिलो, ये मेरी पत्नी आरोही और ये मेरी बेटी रोहिणी है। आरोही ने उनका आशीर्वाद लिया और रोहिणी ने प्रणाम किया। कविता ने कहा, खूब खुश रहो। आज तू यहाँ कैसे आ गया बेटा? जब से अपनी माँ को लेकर गया है यहाँ से, वो तो जैसे हमें भूल ही गई है। दीपक ने कहा, अरे काकी आप तो जानती हैं शहर में कितना व्यस्त जीवन है, बस समय ही नहीं मिला कहीं जाने का। कविता ने कहा, ये बात भी सही है बेटा। सुमन कहाँ है? वो नहीं आई तुम लोगों के साथ? कविता ने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए सुमन को ढूंढा। दीपक ने कहा, माँ अंदर चली गई काकी, आप उनसे अंदर ही मिल लीजिए। आइए चलिए हमारे साथ। कविता बोली, हाँ चल बेटा, अरसा हो गया सुमन को देखे हुए भी, आज तो जी भरकर बातें करूंगी उससे। कविता खुद से बड़बड़ाते हुए दीपक के साथ अंदर आई और आरोही रोहिणी को अपने साथ ले आई।
सुमन अपने घर की एक एक चीज को छूकर उसमें छुपे प्यार और यादों को फिर से ताजा कर रही थी। कविता ने उसे देखकर आवाज दी, सुमन। उनकी आवाज सुन जैसे ही सुमन ने उन्हें देखा वो भाव विभोर हो गई। सुमन भागकर उनके पास आई और कविता भाभी कहते हुए उनके गले लग गई। गांव आकर तो जैसे सुमन के बेजान जिस्म में जान फूट पड़ी है। सुमन ने कहा, कैसी हैं आप भाभी? कविता बोली, मैं तो तुमसे ही ज़्यादा जवान हूँ। देख, शहर जाकर तो तू सच में बूढ़ी हो गई सुमन। सुमन ने कहा, बस भाभी, अपना घर अपना ही होता है। जो सुख गांव में था वो शहर में कहाँ। कविता बोली, ये बात तो एकदम खरी कही तुमने सुमन। सुमन की बातों से आरोही का माथा ठनक गया। वो सामान उठाकर कमरे में चली गई। दीपक भी उसके पीछे पीछे चला गया। आरोही मुंह बनाते हुए कहने लगी, देख रहे हो अपनी माँ को, कैसे गांव आते ही उनके तेवर बदल गए। हमें ताने दे रही है वो उस औरत के सामने। अपना घर तो अपना होता है, नकल करते हुए बोली, जैसे हमने तो कौन सा कैद करके रखा था इन्हें। दीपक उसे समझाते हुए कहने लगा, तुम वो सब छोड़ो ना यार, हमें घर चाहिए था, मिल गया। बस अब जल्दी से यहाँ का सारा सामान बेचकर शहर वापस जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हम कौन सा यहाँ कभी आने वाले हैं, तो निकालने दो माँ को अपने मन की भड़ास, हमें क्या फर्क पड़ता है। आरोही ने दीपक की बातों को मानकर खुद को शांत किया। सुमन और कविता अपनी बातों में लगे थे। काफ़ी देर बात करने के बाद कविता ने पूछा, वैसे तूने बताया नहीं, आज अचानक से तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? सब ठीक तो है ना? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, हमने फैसला किया है कि अब इस घर को बेच देना चाहिए, बस इसलिए यहाँ आए हैं। जो भी सामान है वो भी बेच देंगे। सुमन की बातें सुन कविता दंग रह गई। कविता बोली, लेकिन क्यों? ये तो तुम्हारा पुश्तैनी घर है, फिर इसे बेचने की नौबत कैसे आ गई? शहर में दीपक का काम धंधा तो सही चल रहा है ना? सुमन ने कहा, हाँ भाभी, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। कविता बोली, तो फिर घर क्यों बेच रहे हो? सुमन ने कहा, आपके बेटे की और तरक्की के लिए भाभी, आगे बढ़ने के लिए उसको थोड़े पैसे की ज़रूरत थी, तो सोचा ये घर तो खाली पड़ा खंडर बन रहा है, इसलिए इसे बेचकर अपने काम को और बढ़ाने वाला है भाभी आपका बेटा। कविता बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोचा तुमने, तेरी तो किस्मत ही चमक गई सुमन। सुमन उनकी बातों पर बस मुस्कुराकर रह गई। उसके बाद कविता कुछ देर बात कर अपने घर चली गई। सुमन अपनी यादों को ताज़ा करने लगी और रोहिणी को घर की यादें और दीपक के बचपन के किस्से सुनाती। देखते ही देखते घर का सारा सामान बिक गया और 2-3 दिन घूम फिर कर वो लोग वापस अपने शहर आ गए। सुमन घर से कुछ अपनी कीमती चीज़ें अपने साथ ले आई थी। घर बेचने से जो भी पैसे आए दीपक ने उन्हें शेयर बाजार में निवेश कर दिया, जिससे दीपक की आय में वृद्धि होने लगी। कहते हैं जब पैसा किसी इंसान के पास आता है तो वह अकेले नहीं आता, उसके साथ आते हैं लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, पैसे का पूरा पैकेज साथ में लाता है। दीपक के पास भी जैसे जैसे आय बढ़ने लगी उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। वो अपने समक्ष किसी को भी कुछ नहीं समझता। शेयर बाजार में उसका निवेश बढ़ता रहा। आरोही भी एकदम महारानी की तरह रहने लगी। उसके नखरे और शानो शौकत में कोई कमी नहीं आई। इसके लिए वो अक्सर अपनी दोस्तों के सामने दिखावा करने के लिए महंगे कपड़े और ज्वेलरी खरीदती रहती। सुमन उसे बचत करने के लिए समझाती तो आरोही उस पर ही बरस पड़ती। पैसे का गुरूर आरोही और दीपक के सिर चढ़कर बोलने लगा। पहले आरोही केवल 2 दिन में अपनी सहेलियों के साथ जाती थी, लेकिन अब वो रात रात भर घर से बाहर पार्टियों में जाती। सुमन उसे रात को घर से बाहर जाने से रोकती तो आरोही उन्हीं पर चिल्लाने लगती। एक रोज़ सुमन से नहीं रहा गया तो उसने दीपक से कहा, बेटा आरोही को समझा, ऐसे रात रात भर पार्टियों में जाना, सुबह नशे की हालत में घर आना अच्छी बात नहीं है।
उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और रोहिणी उसके दिमाग पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा आरोही की ऐसी हरकतों का। तू समझा बेटा उसे। दीपक ने हाँ में सिर हिलाकर ठीक है, मैं बात करूँगा माँ उससे कहा और अपने कमरे में चला गया। दीपक अपने कमरे में गया और आरोही से कहने लगा, आरोही माँ कह रही थी कि तुम रात भर घर नहीं आती, ये अच्छी बात नहीं है। आरोही बोली, इसमें बुरी बात क्या है दीपक, मैं अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ, मस्ती करती हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है। दीपक ने कहा, हर्ज तो कुछ नहीं है, लेकिन माँ को नहीं पसंद है ये सब, तो प्लीज़ यार तुम्हें जो करना हो दिन में किया करो, रात को पार्टियों में जाना बंद कर दो। आरोही बोली, अच्छा अब मैं अपनी लाइफ तुम्हारी माँ के हिसाब से जीऊँगी, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक ने कहा, लेकिन माँ भी ठीक कह रही थी आरोही, तुम्हारी बेटी तुम्हें रोज ऐसे नशे की हालत में सुबह घर आते देखे तो क्या असर होगा उसके दिमाग पर, वो क्या सोचेगी कि उसकी माँ कितना नशा करती है। आरोही बोली, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं सोचती, ये सब तुम्हारी माँ के दिमाग की गंध है। दीपक ने कहा, यार तुम जानती हो ना माँ को, वो थोड़े पुराने ख्यालातों वाली है और ये बात सच भी तो है, रोज़ तुम इस तरह से पियोगी तो तुम्हारे लिए भी नुकसानदायक है ना ये आरोही। आरोही बोली, अब तुम ये अपनी माँ की बोली बोलना बंद करोगे, एक वो कम नहीं है मेरा दिमाग खराब करने के लिए, जो अब तुम भी शुरू हो जाओ। आरोही गुस्से में दनदनाते हुए सो गई। सुमन अपनी दिनचर्या के अनुसार उठकर पूजा करने में लगी थी। उसके बाद आरोही उठी और दीपक व रोहिणी के लिए नाश्ता बनाने लगी। आरोही कल रात से गुस्सा तो थी, उस पर सुमन का रोहिणी से हंसकर बोलना उसे खटक गया। उसने सुमन से कहा, माँ मैंने कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहा करो आप, फिर क्यों किसी न किसी बहाने से उससे घुल मिलती रहती हैं आप। आरोही की तेज आवाज़ से रोहिणी डर गई। सुमन बोली, मैं तो बस उसे प्रसाद दे रही थी बेटा। आरोही बोली, कभी प्रसाद कभी कुछ तो कभी कुछ, आपका यही नाटक चलता रहता है ना हमेशा। उसकी बातें सुन सुमन का मन भारी होने लगा। आरोही बोली, अब ये आंसू बहाकर शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है, और एक बात बताइए आपको क्या ज़रूरत है मेरे खिलाफ दीपक के कान भरने की। सुमन उसकी बातें सुन दीपक की ओर निराश और सवालिया नज़रों से देखने लगी। आरोही तुम चुप करो, अब बहुत हो गया। दीपक आरोही को शांत कराते हुए बोला। आरोही आवाज़ तेज करते हुए बोली, मैं चुप क्यों करूं हमेशा, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते, उन्हें क्या ज़रूरत है मेरी लाइफ में दखल देने की। मैंने उन्हें रोहिणी से दूर रहने को क्या कहा, ये अब तुम्हें ही मुझसे दूर करने में लगी है, मेरे खिलाफ तुम्हारे मन में जहर घोलने लगी है। दीपक ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है आरोही। सुमन बोली, मुझे तुम्हारी चिंता थी, बस इसलिए कह दिया मैंने तो बेटा। आरोही बोली, तो मुझसे नहीं कह सकती थी, लेकिन नहीं, आपको तो दीपक को मेरे खिलाफ भड़काना जो था। सुमन बोली, तू गलत समझ रही है बेटा। आरोही बोली, हमेशा मैं ही गलत समझती हूँ ना, आप तो बड़ी दूध की धुली हैं। उन्हें झगड़ता देख रोहिणी जोर से चिल्लाई, बस कितना लड़ते हो आप लोग, मम्मा आप क्यों दादी पर हर वक्त चिल्लाती रहती हैं। दीपक उसे डांटते हुए बोला, अपनी मम्मा से ऐसे बात करते हैं रोहिणी। रोहिणी भी उन्हीं की तरह चिल्लाते हुए बोली, तो आप मम्मा को क्यों नहीं बोलते पापा, वो भी तो अपनी मम्मा पर चिल्लाती है। उसकी बातें सुन आरोही आग बबूला हो गई और उसकी गुस्से से भरी आंखें देख रोहिणी बुरी तरह डर गई। आरोही सुमन पर लगातार चिल्लाती रही और सुमन भी अपनी सफाई देती रही। उसके झगड़े से तंग आकर दीपक जोर से चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, अब दोनों में से किसी ने भी कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरोही चुपचाप अपने कमरे में जाओ और माँ आप भी अपने कमरे में जाइए। आरोही बोली, वाह दीपक वाह, अब भी तुम्हें मैं ही गलत नजर आ रही हूँ, तुम अब भी मुझ पर चिल्ला रहे हो, अपनी माँ को कुछ नहीं कहोगे। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था, तुमने कहा था ना कि कभी नहीं चिल्लाओगे मुझ पर, लेकिन होता हमेशा इसका उल्टा ही है।
सॉरी आरोही, वो मैं। आरोही उसकी बात काटते हुए बोली, एक शब्द और नहीं दीपक, तुम्हें अपनी माँ ये मुझसे ज़्यादा प्यारी है ना, इसके लिए तुमने अपनी आरोही से किया वादा भी तोड़ दिया। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी, तुम रहो अपनी माँ के साथ इसी घर में। सुमन उसे रोकते हुए बोली, बेटा कृपया करके इस घर को छोड़कर मत जा, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। आरोही बोली, अपना ये अच्छे होने का ड्रामा बंद कीजिए आप, मन ही मन तो आप बहुत खुश हो रही होंगी आज। आप तो इस रिश्ते के पहले खिलाफ जो थी, आज मैं जा रही हूँ आपके बेटे की लाइफ से भी दूर, अब खुशी से रहिए आप। दीपक ने कहा, प्लीज़ आरोही गुस्सा छोड़ दो, कहाँ जाओगी तुम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मत जाओ आरोही। सुमन बोली, गुस्सा थूक दे बेटा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, तू घर छोड़कर मत जा। आरोही ने कहा, मैं अपने दीपक से बात कर रही हूँ, आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीपक आरोही का हाथ पकड़कर बोला, प्लीज़ रुक जाओ यार, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, हमारी बेटी का क्या होगा, उसके बारे में तो सोचो यार। सुमन बोली, दीपक सही कह रहा है बेटा, अपनी ना सही तो अपनी बेटी के बारे में तो सोच, वो छोटी है अभी, उसे तुम्हारी ज़रूरत है बेटा, दीपक की बात मान ले, घर छोड़कर मत जा। आरोही दांत पीसते हुए बोली, आप फिर से बीच में बोली, मैंने कहा ना मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो दीपक, मैं तुम्हारी माँ के साथ एक छत के नीचे हरगिज नहीं रह सकती। दीपक चिल्लाते हुए बोला, माँ प्लीज़ चुप रहिए आप, वो बोल रही है, बीच में मत बोलिए, फिर भी आपको बोलना ज़रूरी है क्या, थोड़ी देर हमें अकेला नहीं छोड़ सकती क्या आप। पापा अपाहिज थे, खुद की तो पर्सनल लाइफ रही नहीं और हमें कभी प्राइवेसी नहीं देती, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे माँ, प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दीजिए। दीपक के ये शब्द सुमन के दिल में तीर की तरह चुभ गए, वो आंसू बहाते हुए अपने कमरे में चली गई। आरोही अब भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही थी कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी, अपनी माँ को यहाँ से कहीं दूर भेजो, मैं उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। दीपक उसे समझाने लगा कि माँ इस उम्र में कहाँ जाएगी अकेली, गांव वाला घर भी बेच दिया, नहीं तो उन्हें गांव भेज देता। आरोही बोली, उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दो या कहीं भी भेजो, लेकिन मैं उनके साथ अब और नहीं रह सकती, पहले मेरी बेटी और अब तुम्हें मुझसे दूर करने लगी है ये। दीपक ने कहा, कहाँ भेजूं मैं उन्हें, उनका तो कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है, सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता ना उन्हें। आरोही बोली, मैंने कब कहा सड़क पर छोड़ो, मैं खुद जा रही हूँ यहाँ से अपने घर, तुम रहो अपनी माँ के साथ सुकून से इस घर में। दीपक आरोही को कंधे से पकड़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ, पर तुम कहीं नहीं जाओगी प्लीज़। आरोही मुंह बनाते हुए बेड पर बैठ गई और बोली, तुम उन्हें ओल्ड एज होम में क्यों नहीं छोड़ आते, हमारा तो पीछा छूटे। दीपक हैरानी से बोला, ये क्या कह रही हो तुम, माँ को वृद्धाश्रम कैसे, लोग क्या कहेंगे, हमने माँ को घर से निकाल दिया। आरोही तपाक से बोली, तुम्हें लोगों की चिंता है, मेरी नहीं, तुम चाहते क्या हो दीपक, साफ साफ बता दो मुझे, तुम अपनी माँ को यहाँ से दूर भेजोगे या नहीं, अगर तुम उन्हें नहीं भेज सकते तो मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से, जवाब दो। दीपक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, एक तरफ उसकी माँ थी और दूसरी तरफ आरोही, हर रोज किसी न किसी बात पर घर में झगड़ा होता रहता। दीपक इतना तो समझ चुका था कि अब आरोही माँ के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन वो कैसे अपनी माँ को घर से जाने को कह दे, वो इसी असमंजस में था। वो आरोही को भी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता, माँ और प्यार के बीच किसे चुने। दीपक दोनों के बीच बुरी तरह से फंस चुका था। दीपक ने मजबूरन आरोही से कह दिया, मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, जब तक उनके रहने का इंतज़ाम नहीं हो जाता तब तक उनके साथ रह लो, जैसे ही कोई सही ठिकाना मिल जाएगा माँ के रहने का, मैं उन्हें वहाँ छोड़ आऊँगा। अब खुश। आरोही दीपक के फैसले से बेहद खुश हो गई और वो दीपक के गले लगकर उससे कहने लगी, मैं सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी,
तुम्हारी माँ के साथ आखिरकार तुमने मेरे सिर से एक मुसीबत तो हटा दिया। थैंक यू सो मच। दीपक ने मुस्कुराते हुए उसे बाहों में कस लिया। वो अपनी माँ के लिए इतने कठोर शब्द सुनने के बाद भी आरोही के पक्ष में खड़ा था। उसने अपनी जन्म देने वाली माँ को एक ही पल में पराया कर दिया और उसे अपने फैसले पर कोई अफसोस भी नहीं। सुमन कमरे में बैठी उनकी सारी बातें सुन रही थी। दीपक के एक फैसले ने सुमन को बिल्कुल तोड़कर रख दिया। वो बिलक बिलक कर रोने लगी और राजेश की तस्वीर को देख देख कर कहने लगी, आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए? साथ रहने का वादा कर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया ना। सुमन सिसकियां भरते हुए कहने लगी, अम्मा ने एक पोते के लिए मेरी 4 औलादों की बलि चढ़ा दी, जिसका अंजाम आपको भुगतना पड़ा। देखो आज वही पोता क्या कर रहा है, अपनी माँ को घर से निकाल रहा है। एक बेटे के होते हुए माँ अगर वृद्धाश्रम में रहेगी तो क्या फ़ायदा ऐसी औलाद होने का। इससे तो अच्छा है मैं निसंतान ही सही थी। सुमन शिकायती लहजे में कहने लगी, बेटा बेटा बेटा, जिसको देखो बस बेटे के पीछे लगा रहता है। और बेटा क्या करता है? बुढ़ापे में माँ बाप को घर से निकाल देता है। मानती हूँ आरोही ने कहा उससे, लेकिन उसने एक बार भी इस फैसले से इनकार नहीं किया। करता भी कैसे? खुद जो तैयार बैठा था। दूसरों की बेटी को क्या कहूँ जब अपना ही सिक्का खोटा निकला। रोते हुए बोली, इसलिए इसको इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन वो मुझे इस घर से निकाल दे। शादी के बाद लड़का सिर्फ पति बनकर रह जाता है, बेटा होना तो भूल ही जाता है। बुढ़ापे का सहारा कहते हैं ना लोग बेटे को, कोई सहारा नहीं होता बेटा। मेरा सहारा तो आप थे राजेश, आप जो बरसों पहले मुझसे दूर हो गए। बेटा तो बस एक छलावा है, छलावा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुमन फपक कर रोने लगी और खुद को लाचार, बेबस, बेसहारा महसूस करने लगी। सुमन उस वक्त बहुत आहत थी, इसलिए वो ना किसी से बोली और ना ही खाना खाया। बस चुपचाप अपने कमरे में गुमसुम सी सुबह से शाम तलक बैठी रही। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई और ना ही आरोही ने सुमन को खाना खाने के लिए पूछा। शाम को दीपक जब घर वापस आया तो सुमन भी अपने कमरे से बाहर आ गई। वो दीपक से कहने लगी, दीपक मैं सोच रही थी कि मैं घर से कहीं दूर चली जाऊं कुछ दिन के लिए। दीपक और आरोही हैरानी से उन्हें देखने लगे और सोचने लगे कि अचानक से माँ को क्या हो गया जो खुद ही घर से जाने की बात कह रही है। कहीं उन्होंने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। दोनों के जहन में एक जैसे सवाल थे, लेकिन आरोही खुश थी और दीपक थोड़ा हिचकिचा रहा था। वो दबी सी आवाज़ में पूछने लगा, माँ आप कहाँ जाएंगी और क्यों? सुमन दीपक के सिर अपनी माँ को घर से निकालने का इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए उनकी हरकतों पर पर्दा डालते हुए कहने लगी, आरोही मेरे साथ तंग हो जाती है इस घर में। मैं ठहरी पुराने ज़माने की और बार बार उसे रोक टोक करती रहती हूँ। कुछ दिन अलग रहूँगी, बाहर की दुनिया देखूँगी तो मैं भी नए नए अनुभव कर पाऊँगी। घर में भी शांति बनी रहेगी और तुम दोनों भी खुश रहोगे। सुमन की बातें सुन दीपक को एक पल के लिए तो बहुत छोटा महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल आरोही बोल पड़ी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने माँ। आप बाहर जाएंगी, अपनी उम्र के लोगों से मिलेंगी जुलेंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी हमारा प्राइवेट स्पेस मिलेगा। दीपक ने आरोही को चुप रहने का इशारा किया और आरोही मुंह बनाने लगी, लेकिन मन ही मन वो भी खुश थी। दीपक अनजान बनते हुए बोला, लेकिन आप जाएंगी कहाँ माँ? सुमन बोली, अभी आरोही ने कहा ना, मैं मेरी उम्र के लोगों से मिलूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तू भी बस मुझे यहाँ के किसी भी वृद्धाश्रम में छोड़ा बेटा, वहाँ तो सारे मेरे जैसे ही लोग रहते हैं। दीपक उसकी बात सुन समझ गया कि माँ ने सुबह की सारी बातें सुन ली है और इसलिए वो खुद जाने को कह रही है। दीपक ने एक नज़र सुमन को देखा जो झूठी मुस्कुराहट में अपना दर्द छिपा रही थी और दूसरी तरफ आरोही को देखा जो खड़ी मुस्कुरा रही थी। ठीक है माँ, जैसा आप चाहो,
मैं देखता हूँ, कहकर दीपक खाने में व्यस्त हो गया। वो सुमन की झूठी मुस्कान नहीं पढ़ पाया और उसकी मजबूरी को मर्जी समझकर वृद्धाश्रम में भेजने का निर्णय ले लिया। 2 दिन बाद दीपक ने एक वृद्धाश्रम दिव्या केयर सेंटर देख सुमन को वहां भेज दिया। रोहिणी ने जब दीपक और आरोही से सुमन के घर में न रहने की वजह पूछी तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। सुमन वृद्धाश्रम में तो चली गई, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे हर वक्त घर की याद आती, वो अपने नसीब को कोसती। वृद्धाश्रम की मालिक दिव्या नाम की एक महिला थी। वो सुमन को हर वक्त उदास परेशान देख थोड़ी चिंतित हुई। एक रोज़ वो सुमन को सबके बीच लेकर बैठी और सबसे उसका परिचय करवाया। दिव्या सुमन से कहने लगी, आंटी, आप किसके लिए इतना दुखी हो रही है? उस बेटे के लिए जिसने आपको यहाँ छोड़ने से पहले एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। सुमन बोली, उसे मेरी फिक्र नहीं, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना बेटा। मेरा मन तो अपने बेटे से ही लगा रहता है। मैं चाहकर भी नहीं भूल पाती कि जिस बेटे के लिए मैंने सब किया वो मुझे इस मोड़ पर छोड़ गया। दिव्या कहने लगी, आप ठीक कह रही है आंटी। आप यहाँ जितने भी लोग देख रही है ना, उनके सबके साथ यही हुआ है। ये इनसे मिली आंटी। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ये शंकर अंकल है और जानती है इनके साथ क्या हुआ था? सुमन ने एक नज़र शंकर की ओर देखा जो दर्द भरी हंसी लिए बैठे थे। उसके बाद दिव्या की ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी। दिव्या कहने लगी, इनके बेटे ने इन्हें घर से निकाल दिया था, आधी रात को सड़क पर छोड़ दिया, ये जानते हुए कि इन्हें रात को दिखाई नहीं देता। ये हमें सड़क पर जख्मी हालत में मिले थे। सुमन ने उदासीन नज़रों से शंकर की ओर देखा। दिव्या फिर से कहने लगी, ये है जमुना आंटी। एक औरत की ओर इशारा करते हुए बोली, आप जानती हैं आंटी, इनके बेटे बहू ने तो इन्हें न जाने कब से एक कमरे में बंद करके रखा था। सुमन आश्चर्य से बोली, क्यों? क्योंकि इनका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो गया था। इनके छोटे बेटे की मृत्यु के बाद जिस वक्त इन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान और स्नेह की ज़रूरत थी, उसी वक्त उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया और इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। दिव्या की बातें सुनकर सुमन की आंख भर गई। दिव्या भी बताते हुए भावुक हो गई। वो सुमन से कहने लगी, आंटी, आप शुक्र मनाओ कि आपके बेटे बहू ने तो कम से कम आपके साथ ऐसे जानवरों जैसा सलूक नहीं किया। आप उन पर बोझ बनती, उससे पहले आप यहाँ आ गई। वहाँ घुट घुट कर रहने से तो अच्छा है यहाँ अपनी उम्र के लोगों के साथ खुशी खुशी रहे। यहाँ सब आपके अपने हैं आंटी। आज अनजान लोग हैं ये, लेकिन देखना आपके अपनों से भी ज़्यादा अपने हो जाएंगे बहुत जल्दी। फैसला आपका है आंटी। दिव्या उसे समझाकर वहाँ से चली गई। उसकी बातों का सुमन के दिल पर बहुत असर हुआ। वो दिव्या की बातों पर विचार करने पर विवश हो गई। धीरे धीरे सुमन वहाँ के लोगों से घुलने मिलने लगी और उसके सभी से बहुत अच्छे संबंध बन गए। सुमन बहुत खुश रहने लगी। दीपक और आरोही ने एक बार भी उसे वृद्धाश्रम भेजकर उसकी सुध लेना भी जरूरी नहीं समझा। सुमन को भी उनकी याद कम आती और वहाँ की औरतों के साथ बहुत अच्छा समय बिताती। सुमन ने जब अपने मन को समझा लिया कि अब ये वृद्धाश्रम ही मेरी दुनिया है, तभी अचानक एक दिन दीपक और आरोही उस वृद्धाश्रम में पहुँचे। सुमन को वहाँ लोगों से बातें करते, हंसते मुस्कुराते देख आरोही के तन बदन में आग लग गई। वो दीपक से कहने लगी, देखो तुम्हारी माँ को कैसे हंस बोल रही है। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कितनी खुश है, और जाते जाते हमें न जाने कौन सी बद्दुआ दे गई कि हमारा सब कुछ हार गए हम। हमारी खुशियों को न जाने कौन सा ग्रहण लग गया। आरोही बड़बड़ा रही थी और दीपक उसकी बातों में आकर सुमन को हीन दृष्टि से देखने लगा। उसके मन में भी यही आया कि उसकी माँ के जाने के बाद से उसके काम में अवनति हो गई। शेयर बाजार में लगाए पैसे डूब गए। आरोही को किडनी में समस्या होने लगी। वो इन सभी का दोष
सुमन को दे रहे थे, जबकि हकीकत तो यही है कि माँ का दिल दुखाकर कोई इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। अपनी माँ को भूखा रखकर लंगर लगाने का कोई औचित्य नहीं। जिस घर में माँ का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी सुख शांति अमन सुकून का वास नहीं होता। दीपक मुंह बनाते हुए बोला, तुम अपनी जबान पर थोड़ा लगाम रखा करो। हम यहाँ माँ को घर ले जाने आए हैं। अगर तुम ऐसे ही माँ को अब शब्द बोलती रहोगी तो वो क्या हमारे साथ घर चलेगी? अगर तुम चाहती हो कि माँ घर चले तो थोड़ा संयम से काम लेना सीखो, समझी? आरोही दीपक की बात सुनकर चुप हो गई और दोनों सुमन के पास गए। उन्हें देख सुमन बहुत खुश हो गई और उसके मन में एक आस जगी कि उसका बेटा बहू उसे घर वापस लेने आए हैं। दीपक ने पैर छूकर सुमन का आशीर्वाद लिया और आरोही को भी पैर छूने का इशारा किया। सुमन आंखों में आंसू भरकर बोली, कैसे हो बेटा? दीपक ने कहा, मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? सुमन बोली, कैसी हो सकती हूँ तेरे बिना? तू अचानक यहाँ कैसे? आरोही बोली, हम आपको घर वापस लेने आए हैं माँ। सुमन खुश होकर बोली, तुम सच में मुझे लेने आए हो बेटा? दिव्या, शंकर भाई, देखो मेरा बेटा बहू मुझे घर वापस लेने आए हैं। सुमन शोर मचा मचा कर सबको बताने लगी कि उसका बेटा उसे घर वापस ले जाने आया है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सभी सुमन के लिए बेहद खुश थे। दीपक ने आरोही से कहा, आरोही जाओ माँ का सामान ले आओ, हम घर चलते हैं। सुमन जल्दी से भागकर अपने कमरे में गई और बिजली सी फुर्ती के साथ हवाई घोड़े पे सवार अपना सामान समेटने लगी और आरोही उसकी मदद करने लगी। सुमन वहाँ सबको अलविदा कहे अपने घर लौट आई। घर आकर उसे इतना अच्छा महसूस हो रहा था जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। रोहिणी भी सुमन को देखकर बहुत खुश थी। अगले दिन आरोही और दीपक डॉक्टर के पास गए और आरोही की सर्जरी के लिए उन्हें डेट मिल गई। घर आकर सुमन ने पूछा, क्या हुआ आरोही को? डॉक्टर के पास क्यों गए थे तुम दोनों? आरोही ने रोते हुए कहा, मेरी एक किडनी खराब हो गई माँ, किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा, उसी के लिए हम डॉक्टर से तारीख लेने गए थे। सुमन उसकी बीमारी के बारे में सुन हैरान रह गई। सुमन उसे चुप कराते हुए बोली, चुप हो जा बेटा, रो मत तू। लेकिन ये बीमारी हुई कैसे तुझे? मैं कितना समझाती थी तुझे, शराब मत पिया करो इतनी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी बेटा। दीपक ठिनकते हुए बोला, माँ कम से कम इस वक्त तो ये बातें रहने दीजिए आप। उसकी हालत देख नहीं रही आप, कितनी परेशान है वो पहले ही, ऊपर से आप उसे सुना लो। सुमन बोली, मैं सुना नहीं रही बेटा, मैं तो बस। दीपक झुंझलाते हुए बोला, मैं तो बस क्या, एक तो पहले ही इतनी टेंशन है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप भी अब। सुमन बोली, तू चिंता मत कर बेटा, आरोही ठीक हो जाएगी। दीपक ने कहा, ठीक तो तब होगी ना माँ जब सर्जरी होगी। इलाज के लिए पैसे नहीं मेरे पास, तो कैसे इलाज कराऊं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुमन उसकी बातें सुन चकित रह गई और पूछने लगी, पैसे क्यों नहीं हैं? कहाँ गए सारे पैसे? तूने तो शेयर बाजार में भी निवेश किए थे ना पैसे, और उनसे अच्छी खासी कमाई भी हुई थी, फिर कहाँ गए सारे पैसे? दीपक नज़र नीची करके बोला, शेयर बाजार के पैसे डूब गए माँ। सुमन के जाने के बाद जो भी हुआ दीपक ने उसे सब बताया, जिससे सुमन हैरान भी थी, उससे ज़्यादा दुखी भी हुई। वो कुछ सोचकर बोली, मेरे पास कुछ गहने जेवर रखे हैं बेटा, क्यों ना हम उन्हें बेचकर पैसे ले आएं और उससे आरोही का इलाज भी हो जाएगा। दीपक ऊपरी मन से बोला, लेकिन वो आपके गहने हैं माँ, मैं उन्हें कैसे बेच सकता हूँ? सुमन बोली, मेरा सब कुछ तुम लोगों का ही तो है ना बेटा, और आरोही के जीवन से बढ़कर तो वो जेवर नहीं है ना मेरे लिए। बस भगवान की दया से ये ठीक हो जाए, और क्या चाहिए मुझे? आरोही बोली, माँ हम कुछ और देख लेंगे, वो आपकी शादी के गहने हैं, आपकी पूंजी है, उन्हें आपके पास ही रहने दीजिए। सुमन ने कहा, वो पूंजी इसलिए ही होती है कि बुरे वक्त में काम आ सके। आज उनकी ज़रूरत है तो हम उन्हें बेचकर तेरा इलाज करा सकते हैं।
सुमन ने अपने सारे जेवर लेकर दीपक को दे दिए और उसे बेचकर आरोही का इलाज कराने को कहा। दीपक ने गहने रख लिए। सुमन के जाने के बाद आरोही दीपक से कहने लगी, शुक्र है तुम्हारी माँ ने खुद ही गहने दे दिए। मैं तो सोच रही थी कि कहीं मना न कर दे घर की तरह। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही थी। दीपक भी कहने लगा, टेंशन तो मुझे भी हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि माँ से कैसे जेवर मांगूं। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने खुद ही हमें गहने दे दिए। अब कल के कल ही मैं उन्हें बेचकर तुम्हारी सर्जरी करवाता हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ। दीपक गहने बेचकर आरोही के इलाज के लिए अस्पताल में जमा करवा दिए और उसका ऑपरेशन कायम हो गया। 3 महीने के लिए आरोही पूरी तरह बेड रेस्ट पर रही और सुमन उसकी पूरी देखभाल करती। सुमन घर, रोहिणी, आरोही सबको बहुत अच्छे से संभालती। आरोही जब ठीक हो गई और खुद से काम करने लगी, चलने फिरने लगी, तो उसने सुमन से कहा, माँ अब मैं ठीक हूँ। आपने जो किया मेरे लिए, मेरा जितना ध्यान रखा उसके लिए थैंक यू। सुमन ने कहा, इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा। माँ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा। दीपक ने कहा, आप ठीक कह रही है माँ, लेकिन फिर भी आपने अपने गहने भी दे दिए, आरोही की इतनी सेवा भी की, रोहिणी का इतना ध्यान रखा। आप नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे ये सब कर पाता। आरोही बोली, हाँ माँ, आप थी तो मुझे भी टेंशन नहीं थी। अब तो मैं भी एकदम स्वस्थ हो चुकी हूँ माँ। अब आप वापस उस आश्रम में जा सकती हैं अब। दीपक ने कहा, हाँ माँ, हमने देखा था वहाँ आप यहाँ से भी ज़्यादा खुश रहती हैं, तो आप वापस वहाँ चले जाओ अब। आरोही भी ठीक हो गई है तो कोई काम की भी दिक्कत नहीं है। उनकी बातें सुन सुमन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किस्मत ने उसके साथ इतना भद्दा मजाक जो किया था, सुमन को लगा था कि उसके बच्चे उसे अपना मानते हैं इसलिए लेकर आए हैं, लेकिन सच तो ये था कि वो सुमन को सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए घर लाए थे और मतलब पूरा होते ही उन्होंने सुमन को वापस आश्रम जाने को कह दिया। पिछली बार से भी ज़्यादा तकलीफ सुमन को इस बार पहुंची। उनकी बातों से वो बहुत ज़्यादा आहत हुई। सुमन उनके फैसले को नकार नहीं पाई, क्योंकि वो भी जानती थी कि घर में रहने का कोई तात्पर्य ही नहीं जब उसके बच्चों के दिल में उसके लिए प्यार और सम्मान ही नहीं है। सुमन अगले ही दिन सीधे आश्रम चली गई। सुमन को फिर वहाँ देख और उसके साथ जो हुआ वो जानकर सभी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उनका गुस्सा दीपक और आरोही के लिए कहे शब्दों में साफ झलक रहा था। सुमन इस बार टूटकर पूरी तरह बिखर गई, लेकिन सुमन ने खुद को संभाला। देखते ही देखते उस आश्रम में 2 महीने और बीत गए। सुमन को पता ही नहीं लगा आश्रम में एक और महिला आई जिसे उसके बेटा और बहू छोड़कर गए थे। सुमन उसे वहां देखकर दंग रह गई। वो रोते बिलखते हुए सुमन की ही तरह उस आश्रम में आई थी। सुमन को वहां देख वो औरत स्वयं भी चकित रह गई। वो रोते हुए सुमन के गले लग गई और सुमन ने उसे इस तरह संभाला जैसे दिव्या ने उसे संभाला था। दोनों पहले से परिचित होने के कारण वो और सुमन बहुत अच्छी सहेली बन गई। एक दिन रोहिणी के स्कूल में उसकी शिक्षिका ने कहा, बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ग्रैंड पेरेंट्स डे है, तो आज हम आप सभी को ऐसी जगह लेकर जाना चाहेंगे जहां आप सभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र के लोगों से मिलोगे और उनके साथ ढेर सारी मस्ती करोगे। उनसे कहानियां सुनने को मिलेगी जिससे हम उन्हें थोड़ी खुशी दे पाएंगे और वो हमें। तो क्या आप सब तैयार हैं चलने के लिए? सभी बच्चे एक साथ जोर से चिल्लाए, यस मैम, हम सभी जाना चाहेंगे आपके साथ। हमें भी स्टोरी सुननी है, मस्ती भी करनी है। स्कूल की ओर से सभी बच्चों को दिव्या केयर सेंटर लाया गया। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। जैसे ही वो लोग आश्रम पहुँचे, आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे। सभी उन बच्चों के रूप में अपने पोता पोतियों को याद करने लगे। बच्चों की खुशबू ही ऐसी होती है कि जहाँ जाती है वहीं खुशी बिखर जाती है। बच्चे और बड़े सभी साथ में
बहुत मस्ती करने लगे। रोहिणी वहाँ सुमन को उसी महिला के साथ देखा जो वहाँ सुमन के बाद आई थी। रोहिणी भागकर सुमन के पास गई और उसे देखकर सुमन सकपका गई। वो सोचने लगी कि रोहिणी यहाँ कैसे आ गई, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहिणी सुमन से कहने लगी, दादी आप यहाँ, पापा ने कहा था कि आप अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हैं। अब समझ में आया, आप तो यहाँ हैं, ये सभी आपके रिश्तेदार हैं दादी। रोहिणी अपनी ना समझी और मासूमियत में क्या बोली उसे भी नहीं पता। रोहिणी की बातें सुनकर सभी हैरानी से सुमन और रोहिणी को देखने लगे। सभी को सुमन के लिए बेहद बुरा लगा कि उसकी पोती वहाँ अचानक इस तरह उसके सामने आ गई। सुमन खुद को संभालते हुए रोहिणी को गले लगाया और उसका चेहरा चूम लिया। वो रोहिणी से कहने लगी, हाँ बेटा, ये सब ना मेरे दोस्त हैं, तुम मिलोगी सबसे। रोहिणी ने खुशी से उछलते हुए हाँ कहा तो सुमन ने वहाँ के एक एक सदस्य से उसका परिचय करवाया। सभी ने सुमन का साथ दिया और किसी ने भी रोहिणी को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वो दादी के किसी रिश्तेदार का घर नहीं बल्कि उसके पिता की शर्मसार कर देने वाली हरकत है। सबने मिलकर बच्चों के साथ खूब मस्ती की। जाते वक्त रोहिणी सुमन को अपने साथ घर ले जाने की जिद करने लगी। सुमन ने उसे कुछ दिन बाद वापस लौटने का कहकर उसे वापस भेज दिया। उसके जाने के बाद सुमन फूट फूट कर रोने लगी। सभी उसे संभालने लगे। रोहिणी ने घर जाकर आरोही को नहीं बताया कि वो सुमन से मिली थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आरोही उस पर फिर से हाथ न उठा दे। रात को दीपक जब काम से लौटा तो रोहिणी भागकर उसकी गोद में चढ़ गई। दीपक खुश होते हुए बोला, क्या बात है, आज तो मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है। क्या बात है, अपने पापा को नहीं बताओगी? रोहिणी अपने होठों पर उंगली रखकर बोली, धीरे बोलिए पापा, मम्मा सुन लेगी। आरोही ने रोहिणी की ये हरकत देख ली, लेकिन वो पापा बेटी के बीच नहीं बोली। दीपक बोला, मम्मा सुन लेगी तो क्या हुआ, सुन लेने दो। रोहिणी बोली, नहीं नहीं, मम्मा गुस्सा करती है फिर, आप भी धीरे बोलिए पापा। दीपक धीरे से बोला, ठीक है तो पापा को बताओ क्या बात है। रोहिणी बोली, आज मैं दादी से मिली थी पापा। दीपक उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया और आरोही के कानों तक भी उसकी बात पहुंच गई, क्योंकि बच्चे जितना धीरे बोलने की कोशिश करते हैं वो उतना ही तेज बोलते हैं। आरोही उसकी बात सुन जल्दी से उसके पास आई और बोली, रोहिणी तुम अपनी दादी से मिली? रोहिणी ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आरोही बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं क्या सिखा दिया अब उन्होंने मेरी बेटी को। घर से चली गई लेकिन अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगी। दीपक ने उसे शांत रहने का इशारा किया। दीपक बोला, तुम कहाँ मिली बेटा, अपनी दादी से और कैसे? रोहिणी बोली, आपने मुझे उल्लू बनाया ना पापा, अब मैं भी आपको नहीं बताऊंगी कि दादी कहाँ मिली मुझे। दीपक ने कहा, मैंने उल्लू? लेकिन मैंने कब उल्लू बनाया बेटा आपको? रोहिणी बोली, आपने कहा था ना पापा कि दादी अपने रिश्तेदार के घर गई है। दीपक ने हाँ में सिर हिला दिया। रोहिणी मुंह मटकाते हुए बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं पापा कि दादी तो नानी के घर गई है? आरोही आश्चर्य से बोली, नानी के घर? रोहिणी बोली, और नहीं तो क्या, दादी नानी के घर ही तो गई है। वहाँ मैं नानी से भी मिली, दादी से भी मिली और मैंने बहुत मस्ती की वहाँ पर। रोहिणी की बातें सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए। आरोही गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, अब माँ मेरे मायके में जाकर बैठ गई, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा रही होगी वो मेरे घर जाकर। अब उन्हें भी मेरे खिलाफ ना भड़का दे कि मैंने उन्हें घर से निकाला है। आरोही मन ही मन सुमन के बारे में न जाने कितने बुरे ख्याल बना चुकी थी। वो दीपक से बोली, मुझे अभी अपने घर जाना है, न जाने तुम्हारी माँ वहाँ क्या गुल खिला रही होगी, मुझे अभी की अभी वहाँ जाना है। दीपक को भी ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर सुमन आरोही के घर क्यों गई। कहीं जो आरोही सोच रही है वो सच तो नहीं। यही सब ख्याल दीपक के जहन में भी कौंधने लगे। रात का समय था।
इसलिए दीपक और आरोही रोहिणी को साथ ले आरोही के घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर आरोही भागकर अंदर गई और दीपक व रोहिणी उसके पीछे पीछे गए। आरोही घर में घुसते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ, माँ कहाँ है आप माँ? उसकी आवाज़ सुनकर उसका भाई सोहम, भाभी अपर्णा वहाँ आए और उन सभी को अचानक घर पर देखकर हैरान भी हुए और उससे ज़्यादा खुशी भी हुई। आरोही अपने भाई से पूछने लगी, भाई, माँ यहाँ आई है क्या? कहाँ है वो? मुझे मिलना है उनसे। अपर्णा बोली, क्या हुआ दीदी, आप अचानक से यहाँ इस तरह? आपकी सास यहाँ क्यों आएगी भला? आरोही बोली, रोहिणी ने बताया कि दादी नानी के घर है, इसलिए हम यहाँ चले आए। सोहम बोला, इसने कहा और तूने मान लिया? तू खुद सोच, तेरी सास हमारे घर आएगी तो क्या तुझे बताकर नहीं आएगी या कोई और बात है? दीपक ने कहा, नहीं, कोई और बात क्या होगी? वो बस रोहिणी ने कहा कि वो आज आपके घर आई थी और दादी से भी मिली, तो बस हम लोग भी आ गए। सोहम हैरान होकर बोला, रोहिणी, हमारे घर? तुम लोग नशा करके आए हो क्या? क्या बोल रहे हो यार? रोहिणी कब आई हमारे घर? रोहिणी बेटा, आपने झूठ क्यों बोला मम्मा पापा को? रोहिणी ने कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला पापा, मैंने कहा था कि मैं नानी के घर मिली थी और ये तो मामू का घर है ना। मैंने कब कहा कि मैं इस घर में आई थी? आरोही चिल्लाते हुए बोली, व्हाट नॉनसेंस रोहिणी, कभी कहती हो नानी के घर मिली, कभी कहती हो मैं यहाँ कब आई? व्हाट इज़ दिस? रोहिणी डरते हुए बोली, मैं नानी के घर दूसरे घर पर मिली थी मम्मा। रोहिणी डरते हुए बोली, मैं नानी के दूसरे घर में मिली थी मम्मा। आरोही बोली, दूसरा घर? आरोही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसके भाई भाभी उसे कुछ भी बोल नहीं रहे थे। आरोही उनसे पूछने लगी, भाई मम्मी कहाँ है? मैं इतना तेज बोली, वो फिर भी नहीं आई, घर पर नहीं है क्या वो? आरोही का सवाल सुनकर उन दोनों की नज़रें नीची हो गई। आरोही ने फिर से यही सवाल पूछा कि मम्मी कहाँ है? तो सोहम कहने लगा, मम्मी को दिव्या केयर सेंटर छोड़ आए हम। उनका जवाब सुन आरोही के होश उड़ गए। आरोही चिल्लाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई भाई इतना गलत निर्णय लेने की? आपने अपनी सगी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आरोही के हर शब्द पर उसकी आवाज़ तेज होती गई। सोहम कहने लगा, मैं रोज रोज के इन सास बहू के झगड़े से तंग आ गया था। बात बात पर रोकना टोकना, जब देखो तब ये दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती और मुझे इनके बीच पिसना पड़ता, इसलिए मैंने माँ को भेज दिया। सोहम और अपर्णा ने नज़रें झुका ली। आरोही उन पर बरसते हुए बोली, वो माँ है आपकी भाई, अगर वो कुछ कहती भी है तो आपके भले के लिए ही कहती है ना। आपने उन्हें घर से ही निकाल दिया। इतना ही बोझ लग रही थी मम्मी तो मुझे बोल देते, मैं उन्हें अपने साथ ले जाती, वहाँ छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? सोहम और अपर्णा मौन सादे खड़े रहे और दीपक को उसकी बातें सुनकर एहसास होने लगा कि उसने भी अपनी माँ के साथ कितना गलत कर दिया। आरोही चीखते हुए बोली, मैं जा रही हूँ वहाँ से माँ को वापस लेने और अब से माँ मेरे साथ रहेगी, चलो दीपक। आरोही गुस्से में पैर पटकते हुए दीपक को साथ ले वृद्धाश्रम पहुँच गई। वहाँ उसने बगीचे में एक सीमेंट के बेंच पर बैठी अपनी माँ को देखा। उन्हें देखकर आरोही की आंखों में आंसू भर आए। वो मम्मी बोलकर जैसे ही उनकी ओर बढ़ने लगी, उसने देखा उसकी माँ किसी औरत के साथ बैठी बातें करते हुए ठहाके मारकर हंस रही थी। दीपक एकदम खामोश था, या शायद वो आत्मग्लानि में जल रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ कितना दुर्व्यवहार कर दिया। आरोही और दीपक उनके पास गए तो आरोही जाते ही उनसे लिपट गई। आरोही ने साथ वाली महिला पर ध्यान नहीं दिया और कहने लगी, मम्मी भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो आपको यहाँ कैसे भेज सकते हैं? अब आप यहाँ एक पल और नहीं रुकोगी, आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी मम्मी, चलिए आप। आरोही उनका हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ घर ले जाने लगी तो उन्होंने रोकते हुए कहा, रुक जा आरोही। आरोही एक कदम वहीं रुक गई। आरोही की माँ उससे कहने लगी, मैं एक ही शर्त पर घर जाऊंगी,
मंजूर है तो बोल। आरोही ने बिना सोचे समझे भावुकतावश हाँ में हाँ मिला दी। वो कहने लगी, मैं घर तभी चलूँगी जब मेरी ये सहेली मेरे साथ जाएगी। आरोही की माँ ने सुमन का हाथ पकड़कर उसे उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये देख आरोही और दीपक के होश उड़ गए। आरोही आश्चर्य से बोली, माँ आप? उन दोनों को साथ देख आरोही और दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें रोहिणी की बातों का मतलब समझ में आ रहा था। आरोही की माँ कहने लगी, अभी तू दुहाई दे रही थी ना कि तेरे भाई ने मुझे यहाँ कैसे भेज दिया, तेरे भाई की हिम्मत कैसे हुई। बहुत गुस्सा आ रहा था ना तुझे, अब क्या हुआ? अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरा ये गुस्सा, ये एक माँ के लिए हमदर्दी उस वक्त कहाँ चली गई थी जब तुमने सुमन बहन को घर से निकाल दिया था? तब तुझे ये याद नहीं आया कि एक बेटा माँ के साथ क्या कर रहा है? तब क्यों नहीं रोका तूने दीपक को? जवाब दे, चुप क्यों है? आरोही के पास अपनी माँ के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी माँ जमुना फिर से कहने लगी, नहीं है ना कोई जवाब तेरे पास, होगा भी कैसे? इतनी दोगली हरकत जो की तूने, अपनी माँ का सिर शर्म से झुका दिया आरोही। हमने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, बिना किसी सवाल के तुझे दीपक के साथ लव इन में रहने की इजाज़त दी, और तूने क्या किया? अपनी माँ, अपने परिवार को ही शर्मिंदा कर दिया। आरोही की आंखों में आंसू बह रहे थे, मगर लब थे कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसे पीछे से उसके भाई सोहम की आवाज़ आई, माँ अगर कुछ कहती भी है तो वो हमारे भलाई के लिए कहती है भाई। ऐसा ही कुछ कहा था ना आरोही तूने? आरोही ने पलटकर देखा तो सोहम अपर्णा उन्हीं की तरफ बड़े चले आ रहे थे। सोहम उनके पास आकर कहने लगा, तू घर पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी आरोही, माँ है, भला चाहती है एंड ऑल। जब बात खुद की माँ की आई तब तू तिलमिला गई, और जब बात दीपक की माँ की आई तब क्या किया तूने? घर से बाहर कर दिया। आरोही की आंखों से शर्मिंदगी के आंसू झरने लगे। सुमन उसके आंसू देख खुद को रोक नहीं पाई, और जमुना और सोहम को आरोही को कुछ ना कहने के लिए विनती करने लगी। जमुना आरोही को एहसास कराते हुए बोली, देख आरोही देख, ये माँ है जो अब भी तेरी साइड ले रही है, जो अब भी तुझे हमारी डांट से बचाना चाहती है। सुमन फीकी सी हंसी के साथ बोली, आरोही को सुनाने का क्या फ़ायदा जमुना बहन, जब कसूरवार अपनी औलाद उससे ज़्यादा है। जब बेटे ने घर से निकालने से पहले नहीं सोचा तो ये तो फिर भी दूसरे घर से आई थी। दीपक ने ये सुनकर अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर ली, जैसे उसके आंखें बंद कर लेने से उसके पाप पर पर्दा डल जाएगा। सोहम बोला, आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदल जाएगा दीपक, जो तूने अपनी माँ के साथ किया वो बहुत गलत था। दीपक बोला, दरअसल मैं बोलते हुए दीपक की जबान लड़खड़ाने लगी। उसके पास अपनी सफाई में बोलने को कोई शब्द नहीं था। दीपक सुमन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सुमन ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। सुमन उसे गले लगाकर फपक कर रो पड़ी। दीपक उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया माँ, मुझे माफ़ कर दो। सुमन बोली, चुप हो जा मेरा बच्चा, माफ़ तो उस बात के लिए करते हैं जब नाराज़ होते हैं, मैं तो कभी गुस्सा थी ही नहीं तुम दोनों से। दीपक बोला, आरोही तो नहीं जानती माँ कि आपने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने भी आपके प्यार, ममता, समर्पण सब कुछ भुला दिया। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया माँ कि अपने माँ के आंसू तक नहीं देख पाया, मुझे माफ़ कर दो माँ। सुमन आंसू पोंछकर बोली, कर दिया माफ़, चल अब रोना बंद कर। दीपक ने कहा, आपने मुझे रोका क्यों नहीं माँ, मुझे डांटती, समझाती। मेरे हाथों ये कितना बड़ा अन्याय हुआ है माँ आपके साथ। मैं अपने अभिमान में इतना चूर हो गया कि बस आरोही के अलावा कुछ नहीं देखता था। मैं खुद को इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कभी नहीं। हो सके तो माफ़ कर देना माँ अपने इस कपूत बेटे को। सुमन बोली,
तूने अपनी गलती का एहसास किया और तुझे इसका पछतावा है। इससे बड़ा प्रायश्चित और कुछ नहीं हो सकता बेटा। तू अपने मन पर कोई बोझ मत रख, क्योंकि मैं तो बस तुम दोनों की खुशी चाहती हूँ। तुम्हें आत्मग्लानि में जलते नहीं देख सकती मैं बेटा। जमुना जी बोली, देखा ये होती है माँ, एक पल में अपने बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ कर देती है, और एक होती है तुम जैसी संतान जो उस माँ को ही इंसान नहीं बोझ बना देती हो। सही कहते हैं लोग, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। दीपक बोला, आप सही कह रही है मम्मी, माँ ऐसी ही होती है, और शायद इसलिए मेरी जैसी अभागी संतान ने अपनी माँ के दिल को बार बार दुखाया। दीपक ने रोना बंद कर कहा, माँ चलिए, अब आप यहाँ एक सेकंड नहीं रुकोगी, आप हमारे साथ घर वापस चलिए। आरोही ने अभी तक चुप्पी साधी हुई थी, जिससे सुमन को लगा शायद आरोही नहीं चाहती कि वो घर जाए। इसलिए सुमन कहने लगी, मैं घर वापस नहीं चलूँगी बेटा, अब यही मेरा घर है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है सबके साथ, सब मेरे दोस्त बन गए हैं यहाँ, तुम जाओ बेटा घर। आरोही उसके सामने हाथ जोड़कर पलके झुकाए रोते हुए बोली, माँ प्लीज़ अपने घर चलिए। आरोही अपने किए पर शर्मिंदा होने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुमन ने उसे गले लगा लिया और वो भी रो पड़ी। कुछ देर रोने के बाद आरोही अपनी माँ और सास दोनों के हाथ थामकर कहने लगी, आप दोनों यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी, आप अभी हमारे साथ घर चलेंगी दोनों। आरोही की हाँ में हाँ मिलाते हुए दीपक ने भी कहा, आप हमारे साथ चलेंगी माँ, आपकी जगह वो है, ये नहीं। वो सुमन का हाथ थामकर अपने साथ ले जाने लगा। उन्होंने एक कदम बढ़ाए ही था कि सोहम बोल गया, तू माँ को अपने साथ क्यों ले जा रही है आरोही? माँ वही रहेगी जो उनकी असली जगह है। तू मम्मी को अपने साथ ले गई तो लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। आरोही हैरानी से कहने लगी, भाई आप अब भी मम्मी को यहाँ छोड़ना चाहते हैं? इतना सब होने के बाद भी आप क्या चाहते हैं कि माँ यहाँ रहे? जमुना ने मुस्कुराते हुए आरोही से अपना हाथ छुड़ा लिया और सोहम के पास जाकर खड़ी हो गई। अपर्णा ने कहा, दीदी मम्मी आपके साथ नहीं बल्कि हमारे साथ रहेगी। आरोही बोली, आप सच कह रही है भाभी। जमुना जी कहने लगी, इन्होंने तो मुझे घर से कभी निकाला ही नहीं था। सुमन ने आश्चर्य से कहा, फिर आप यहाँ क्यों जमुना बहन, आप अपना घर छोड़कर क्यों चली आई? जमुना जी बोली, अपनी इस बेवकूफ़ बेटी को अकल देने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। उनकी बात सुन आरोही, दीपक और सुमन तीनों हैरान थे। सोहम ने हंसते हुए उन्हें बताया कि एक दिन मैंने सुमन आंटी को यहाँ इस आश्रम में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दिव्या जी से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि इनके बेटे बहू इन्हें यहाँ छोड़कर गए हैं। तुम दोनों को हम सीधे तरीके से जाकर बोलते कि सुमन आंटी को घर ले आओ तो तुम हमारी बात कभी नहीं मानते। अगर दबाव में आकर मान भी लेते तो उनकी फिर से घर में दुर्दशा होती और उनकी कोई कदर नहीं होती। जमुना आगे कहने लगी, इसलिए मैं खुद यहाँ चली आई ताकि सुमन बहन को भी अकेला ना लगे और उन्हें जो तकलीफ मेरी बेटी ने दी वो भी कुछ कम कर सकूं। अपनी बेटी की गलती पर पर्दा तो नहीं डाल सकती, लेकिन उसकी गलतियों को सुधारना समझाना भी मेरा फर्ज है। रोहिणी के स्कूल वालों से बात कर जानबूझकर उन्हें यहाँ बुलाया गया ताकि सुमन रोहिणी से मिल सके। उसने तुम्हें घर जाकर कहा और तुम दौड़े चले आए। वो सुमन से अपनी बेटी के किए के लिए माफ़ी मांगने लगी। सुमन उनके गले लग उनका आभार व्यक्त करने लगी। सोहम और अपर्णा जमुना को अपने साथ वापस ले गए और सुमन दीपक के साथ घर चली गई। आरोही और दीपक इतने शर्मिंदा थे कि वो सुमन से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। उन्हें अपनी भूल का आभास हो चुका था। एक हंसते खेलते परिवार की तरह सभी साथ साथ रहने लगे और दीपक भी बरकत करने लगा, क्योंकि कहते हैं ना, माँ का दिल दुखाने वाले को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। उसका धन धान्य सब छीन जाता है, घर से लक्ष्मी का वास चला जाता है, सुकून चला जाता है। लेकिन सुमन के घर लौटने के साथ उनके घर की खुशियाँ, रोहिणी के चेहरे की खिलखिलाती हंसी, सब कुछ वापस लौट आया।
सभी खुशी से बिना किसी दवेश के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।